वह उनसे नजरें चुराने लगी। तब सोना बोली, देखो, पहले तो रिया को ही तुम्हारा दुख जानने की जल्दी थी, लेकिन अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या घटित हुआ है कि तुम चूड़ियों की बात सुनकर इतनी दुखी हो गई। क्या तुम विधवा हो? तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा? सोना हैरानी से उस औरत की तरफ देखते हुए बोली। वह औरत बात बढ़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं विधवा नहीं हूँ, लेकिन विधवा से भी बदतर मेरी जिंदगी है। विधवा तो अपने पति का नाम लेकर जीती है, लेकिन मेरे नसीब में तो यह भी नहीं है। तब वह औरत उनकी तरफ देखने लगी। तब सोना प्यार से बोली, बताओ ना प्लीज। तब वह औरत सोना की तरफ देखते हुए बोली, बहन जी, मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे जैसे मेरे साथ किया है। शायद यह मेरे कर्मों का ही फल है। यह कहकर वह औरत रोने लगी। तब सोना और रिया उसे तसल्ली देते हुए बोली, देखो, चुप हो जाओ पहले। तब वह औरत सोना को और रिया को बताने लगी कि मैं 4 भाइयों की इकलौती और अपने बाबा की राज दुलारी थी। मेरी माँ की मौत मेरे ही बचपन में हो चुकी थी। बाबा गांव के सरपंच थे। गांव में उनकी काफ़ी इज्जत और रुतबा था। मैं 4 भाइयों के बीच अकेली थी, इसलिए चारों बड़े भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे बाबा तो मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे। सभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी। भाभी भी काफ़ी अच्छी थी। वह माँ की तरह मुझसे प्रेम करती थी। मैं अपने नसीब पर इतरा उठती थी। मेरे भाई भाभीयों और मेरे बाबा ने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते और मेरी हर इच्छा का ख्याल रखते थे। लेकिन शायद मैं ही उनकी इच्छा का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने ही उन्हें वह दर्द दे दिया जो शायद एक बेटी अपने पिता और एक बहन अपने भाइयों को कभी नहीं दे सकती। एक बार हमारे गांव में शादी थी। मैं अपनी भाभी के साथ उस शादी में मंगल गीत गाने गई हुई थी। वहीं मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो देखने में काफ़ी सुंदर था। आंखों ही आंखों में हम दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे चुके थे। फिर चुपके से उस लड़के ने अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया। मैं भी उनका मोबाइल नंबर लेकर घर आ गई। फिर हम दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर फ़ोन पर बात किया करते थे। मेरे भाई और भाभी और मेरे घर वालों को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करने लगी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता बचपन में ही अपने ही एक पास के गांव के दोस्त के लड़के के साथ तय कर दिया था। मैं जानती थी कि मेरे बाबा उस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उस रिश्ते को तोड़ने से गांव में हमारी काफ़ी बेइज्जती होती। सभी घर वालों को मेरे बाबा द्वारा किया हुआ मेरा रिश्ता बहुत पसंद था, क्योंकि भरा पूरा और अच्छा परिवार था। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे बाबा कभी कभी प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर कहते, देखना मेरी लाडो बेटी, वहाँ पर राज करेगी राज। लेकिन मैंने ही उनकी बात का मान नहीं रखा। मैं उस लड़के विनोद के बगैर नहीं जी सकती थी। इसलिए मैं एक दिन उस लड़के के साथ रात में घर से अपने कुछ ज़रूरी कपड़े, बाबा की तिजोरी में से कुछ नकदी रुपए और जेवर निकालकर भाग आई। मैंने भागते समय एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे इस तरह रात में घर से चले जाने से मेरे बाबा और मेरे परिवार पर क्या गुजरेगी। शहर आकर मैंने उस लड़के के साथ मंदिर में शादी कर ली। हम दोनों किराए का घर लेकर साथ रहने लगे। मैंने अपने साथ लाया हुआ बहुत सारा सोने चांदी का जेवर उस लड़के को दे दिया, जिसे बेचकर वह रुपए ले आया। हम दोनों की जिंदगी तो आराम से कट रही थी। मेरे लाख कहने पर भी वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देता था। धीरे धीरे साथ लाए रुपए पैसे भी खत्म होने लगे। अब हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। मैं उससे बाहर जाकर कुछ काम तलाश कर काम करने को कहती तो वह मुझे मारने पीटने पर उतारू हो जाता
और सब दिन घर में ही पड़ा रहता और न जाने किससे फ़ोन पर घंटों बातें करते रहता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने अनजाने में अपने परिवार को कितना दुख दे दिया। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह जानकर मैं बहुत खुश हुई। जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तो खुश होने की बजाय वह गुस्सा हो गए और बोले, मुझे रीना, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा। यह सुनकर मैं गुस्से में बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? यह हमारे प्यार की निशानी है। तब वह बोला, किस प्यार की निशानी? देखो रीना, चुपचाप इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन मैं उस बच्चे को गिराने के लिए तैयार नहीं थी। हम दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन वह घर छोड़कर चला गया। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन वो लौट कर नहीं आया। मिली तो सिर्फ उसकी एक चिट्ठी जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसने मेरे शरीर से खेलने के लिए और मेरे रुपए पैसों के लिए मुझसे झूठा नाटक किया था। अब उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। वह चिट्ठी पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दी और सोचा कि मैं वापस अपने पापा के पास चली जाऊंगी। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मुझ पर गुस्सा जरूर होंगे लेकिन फिर मुझे माफ़ भी जरूर कर देंगे। यह सोचकर जब मैं वापस अपने गांव लौट कर गई लेकिन मेरे घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं अपना चेहरा दुपट्टे से ढककर गांव में गई और गांव के लोगों से जानने की कोशिश करने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के लोग कैसे हैं। तो मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद मेरे बाबा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। तब मुझे पता चला कि मेरे पापा के जाने के बाद मेरे भाई भाभी मुझसे बहुत नफरत करने लगे क्योंकि उन्हें भी मेरी वजह से गांव में काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। वो लोग अब मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने घर जाए बगैर ही वापस लौट आई। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं, लेकिन मेरे पेट के अंदर पल रही नन्ही सी जान का इन सब में कोई दोष नहीं था। मेरा दिल उसे अपने साथ मारने के लिए तैयार नहीं था। फिर ना चाहते हुए भी मुझे अब उस नन्ही जान के लिए जीना पड़ा। मैं मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करने लगी। फिर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया और अपनी दोबारा बचाए हुए रुपए से एक चूड़ियों की एक छोटी सी दुकान किराए पर खोल ली। अब मेरे 2 साल की एक छोटी सी बेटी है। मेरी बेटी ही अब मेरे जीवन का सहारा है। मैं अपना और अपनी बेटी का गुजारा इस दुकान से हुई आमदनी से ही करती हूँ और उस इंसान से नफरत करती हूँ जिसने मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं न सुहागिन हूँ और न मैं विधवा हूँ। मैं उस इंसान की सुहागिन बनकर भी रहना नहीं चाहती। यह सुनकर रिया और सोना को बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने उसे हिम्मत बधाई और बिना कोई चूड़ियों के ज़्यादा मोल भाव किए बगैर ही उसके द्वारा लगाए हुए रुपए उसे दिए और उस दुकान से बाहर निकल आई। उस औरत की आप बीती सुनकर सोना को बहुत दुख हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह जो कुछ करने जा रही है वह सही है या गलत। तभी सोना की नज़र पास के ही गार्डन में एक लड़के पर पड़ी। उसे देखकर वह चौंक गई और रिया से बोली, रिया, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम कुछ देर यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वह रिया को वहाँ खड़ा कर छोड़कर उस गार्डन में चली गई। यहाँ जाकर उस लड़के को देखा तो वह लड़का कोई और नहीं, नीरज ही था। नीरज किसी लड़की के साथ बैठा गार्डन में बातें कर रहा था। यह देखकर सोना बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे से उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और यह जानने की कोशिश करने लगी कि
नीरज के साथ में यह लड़की कौन है? नीरज उस लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा था। दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे।